यार हर ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल स्ट्रक्चर की तरह जस्ट लाइक विंडोज़, हमारे पास लिनक्स के अंदर भी एक फाइल स्ट्रक्चर है। एक ऐसा हिरार्की है जहाँ पर डायरेक्टरीज हैं कुछ, और हर डायरेक्टरी का एक पर्पस है कि यहाँ पर किस चीज़ से रिलेटेड फाइल या फोल्डर या डायरेक्टरी या कोई एप्लीकेशन कोड मिलेगा। ठीक है, तो विंडोज़ में क्या होता है? विंडोज़ में हमारा ज़्यादातर हमारी ओएस से रिलेटेड डाटा जो मौजूद होता है लाइक लोकल डिस्क सी में आपको मिलता है। आपको यूज़र्स की होम डायरेक्टरीज मिलती हैं, आपको प्रोग्राम फाइल्स मिलती हैं, आपको इसी तरह से आपको मतलब कोई भी अगर आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जाके इंस्टॉल भी लोकल डिस्क सी में होती है विंडोज़ की। तो लिनक्स के अंदर क्या है? लिनक्स के अंदर एक मेन डायरेक्टरी होती है जिसे बोलते हैं रूट। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हो कि यार ये लोग विंडोज़ की लोकल डिस्क सी की तरह। ठीक है, अच्छा, रूट के अंदर ये सारी डायरेक्टरीज मौजूद होती हैं। रूट को रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश के साथ। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एक डायरेक्टरी होती है स्लैश बिन। ठीक है, स्लैश बिन जिसे बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास जो एक नॉर्मल यूज़र्स को कमांड्स या प्रोग्राम चाहिए होते हैं, लाइक कोई भी एग्जीक्यूट करने के लिए कोई कमांड वगैरह, तो उसकी सारी कमांड, नॉर्मल यूज़र की कमांड स्लैश बिन में मौजूद होती हैं। ठीक है, और स्लैश बूट के अंदर हमारे पास बूट लोडर की फ़ाइल्स मौजूद होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं हमारे ओएस को स्टार्ट करने में। जब लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो बूट लोडर यहाँ से फाइल्स रीड करता है और वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारे पास एक डेव का फोल्डर होता है, स्लैश डेव का, जिसके अंदर हमारे पास डिवाइस फाइल्स होती हैं। ठीक है, और इसके साथ जो बड़ी मेन इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक फ़ाइल है स्लैश etc। इसके अंदर हमारे पास हमारे सर्वर की जितनी भी सॉफ्टवेयर कन्फिग्रेशंस वगैरह मौजूद होती हैं, और मतलब यूज़र और कोई भी अगर सॉफ्टवेयर है लाइक लिनक्स, लाइक nginx, अपाचे, एसक्यूएल, तो सब की कन्फिग्रेशंस आपको स्लैश etc में मौजूद होती हैं। लाइक तो रिकमेंडेड ये है कि यार आप जब भी कोई भी चेंज करने लगो, या सबसे पहले अगर कोई अपग्रेड करते हुए तो बैकअप लो, तो अपने etc डायरेक्टरी का लाजमी लो, या इसमें मौजूद फाइल्स का लाजमी लो। ठीक है, स्लैश होम हमारे पास एक डायरेक्टरी है। स्लैश होम के अंदर हमारे पास जितने भी यूज़र्स क्रिएट होते हैं तो उन सब के नाम की एक डायरेक्टरी बन जाती है। और स्लैश लिब में हमारे पास शेयर्ड लाइब्रेरीज़ होती हैं। ठीक है, और स्लैश मीडिया में हमारे पास रिमूवेबल डिस्क, लाइक हमारे पास यूएसबी वगैरह अगर हम अटैच करते हैं तो उससे रिलेटेड डाटा हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है। स्लैश mnt एक ऐसी डायरेक्टरी है लाइक जिसके ऊपर आप कोई भी एक्सटर्नल फाइल सिस्टम माउंट कर सकते हैं। ठीक है, या कोई भी आप डायरेक्टरी माउंट कर सकते हैं। और स्लैश opt ऑप्शनल होती है लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस वगैरह के लिए। मोस्टली लाइक लाइब्रेरीज और सॉफ्टवेयर स्लैश usr में भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है स्लैश usr, उसके अंदर यूटिलिटीज़ और एप्लीकेशंस होती हैं। स्लैश टेम्प में हमारे पास एक टेम्परेरी डायरेक्टरी है जिसके अंदर मतलब कोई भी अगर रिक्वेस्ट की है या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड किया है तो उसकी टेम्परेरी फाइल्स जो हमारे पास स्टोरेज में बनती हैं वो स्लैश टेम्प की डायरेक्टरी में बनती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और डायरेक्टरी होती है स्लैश sbin, जो कि यहाँ पर इस हायरार्की में मुझे नज़र नहीं आ रही। तो उसके अंदर बिन में तो नॉर्मल यूज़र्स की कमांड होती हैं, लेकिन sbin के हमारे पास सुपर यूज़र्स की कमांड होती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक रूट। तो ये था बेसिक फाइल सिस्टम हायरार्की, लाइक सारी डायरेक्टरीज़ हमें मिलती हैं स्लैश रूट की डायरेक्टरी के अंदर। अगर मैं आपको
दिखाना चाहूँ, ठीक है, मैं अगर cd करूँगा और स्लैश करूँगा तो मैं रूट पे शिफ्ट हो जाऊँगा। अगर मैं pwd करता हूँ तो मेरा पाथ क्या आ रहा है, रूट है, ठीक है। pwd बताता है कि यार करंट पाथ क्या है। अब मैं रूट पे आके अगर मैं ls करता हूँ तो ये मुझे सारी अपनी बता रहा है कि यार मेरे पास ये डायरेक्टरीज मौजूद है, ठीक है। इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं और इसमें कुछ सिस्टम की डायरेक्टरीज होती हैं। स्लैश वार में हमें लॉग्स वगैरह कॉमनली मिलते हैं, या अगर हमने अपनी कोई डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशंस भी होती हैं वेब सर्वर की, जो कि हम यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब कोड वगैरह डिफ़ॉल्ट पाथ होता है स्लैश वार www.html, जहाँ पर वेब सर्वर कोड उठाता है अपना स्टैटिक वेबसाइट का। तो ये था सो फार डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके लिनक्स के कुछ प्रोसेसेस की, ठीक है। जस्ट लाइक विंडोज़ के अंदर हम टास्क मैनेजर देख लेते थे कि यार क्या CPU यूज़ हो रहा है, कितनी रैम यूज़ हो रही है। तो अगर हमने लिनक्स के अंदर देखना हो तो हमें कैसे पता चलता है? एक तरीका है, आप एक कमांड है, अगर ये आपकी रन ना हो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं apt get इंस्टॉल करके, ठीक है। तो ये आपको बताती है कि यार ये प्रोसेस आपके चल रहे हैं और ये आपकी मेमोरी यूज़ हो रही है, ये आपकी स्वैप मेमोरी यूज़ हो रही है। अगर आपकी स्वैप मेमोरी यूज़ हो रही है तो ये अलार्मिंग है आपके सर्वर की कि यार आपकी मेमोरी जो है आप करंट जो अवेलेबल मेमोरी से आउट हो रही है। और ये मुझे बता रहा है कि यार ये कितनी देर से सिस्टम ऑन है, 26 डेज से सिस्टम ऑन है और कितने टास्क रन हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एग्ज़िट करना है तो मैं F10 यहाँ से एग्ज़िट कर लिया। और एग्ज़िट करने के बाद एक और तरीका है, एक और कमांड है। अगर मैंने अपने सिस्टम के प्रोसेसेस देखने हैं तो मैं लिखूँगा ps-aux, ठीक है। तो ये मुझे बताता है कि यार ये आपके प्रोसेस चल रहे हैं, ये वो CPU मेमोरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये तो मुझे बताता है यार पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक एक दफ़ा कमांड एग्जीक्यूट कर दी, ये जो प्रोसेसेस हैं वो बता दी। मेरे पास अभी यहाँ पे कोई इतने ख़ास प्रोसेसेस नहीं चल रहे, इस वजह से ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर हो सकता है अगर आपके सिस्टम पे प्रोसेसेस चल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रोसेस आईडीज़ होंगी और किस यूज़र ने एग्जीक्यूट किया है, क्या किया है, वो सब डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अगर मैं रियल टाइम प्रोसेसेस देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ कमांड है एक टॉप की कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो यार ये मुझे रियल टाइम मेरी परफॉर्मेंस शो कर रहा है। ये मेरा CPU है, इतना मेरा CPU यूज़ हो रहा है, ठीक है। इतने मेरे स्लीपिंग मोड में है प्रोसेस, इतने मेरा रनिंग है, स्टॉप कोई भी नहीं है। ज़ॉम्बी मोड में अगर अगर कोई प्रोसेस ब्रेक डाउन हो जाता है और वो ना हो रहा हो एग्ज़िट, तो वो ज़ॉम्बी मोड में चला जाता है। अगर ज़ॉम्बी मोड में चला जाए तो वो ख़तरनाक है, तो हम ऐसे प्रोसेस को किल कर देते हैं ताकि वो दूसरे प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास मेमोरी भी आ गई है, मेमोरी का सेक्शन है, स्वैप मेमोरी है और दूसरी मेमोरी है, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने एग्जीक्यूट करना है मैं Q दबाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं एग्जीक्यूट हो चुका हूँ और यहाँ से मैं एग्ज़िट हो चुका हूँ। तो अच्छा, मैं यूज़र OMI करता हूँ, अली यूज़र से लॉगिन हूँ, CD करता हूँ और मैं चला जाता हूँ अपनी होम डायरेक्टरी में, यूज़र्स की होम डायरेक्टरी में मैं कोड करता हूँ, CD कोड डायरेक्टरी में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं रीड करता हूँ एक फ़ाइल, ठीक है। फाइल के अंदर ये सब कंटेंट है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे स्पेसिफिकली मैं रीड करना चाहता हूँ कि यार
अगर एक फ़ाइल के अंदर एक वर्ड है अटेम्प्ट, ठीक है, उस फाइल के अंदर अटेम्प्ट वर्ड लिखा हुआ है या नहीं, ऐसे ही मैं रीड करूँगा, कैट की कमांड से रीड करूँगा, फ़ाइल का नाम लिखूँगा, उसके बाद मैं पाइप साइन यूज़ करूँगा। अच्छा, कैट की कमांड रन होगी, एक साइड पे पाइप साइन के एक साइड पे आ गई कैट की कमांड और दूसरी तरफ आ जाएगी ग्रेप की कमांड। ग्रेप की कमांड मतलब जस्ट लाइक फ़िल्टर, ये फ़िल्टर करेगा कि यार इसके आगे जो भी मैं वर्ड लिखूँगा वो चेक करेगा पहले क्या हो रहा है, ये वाली फ़ाइल को रीड किया जाएगा और उसको रीड करने के बाद जो उसकी आउटपुट है ना, वो इस जगह पे इनपुट आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, वो मुझे बता रहा है कि यार मेरे पास 4 लाइंस हैं, ठीक है, और 4 लाइंस के अंदर मेरे पास एक वर्ड है लेने, ठीक है। अच्छा, अब मैं लिनक्स की जगह एक और वर्ड सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ अली। हाँ, तो एक लाइन पे एक लाइन ऐसी भी है जहाँ पे मुझे अली का फ़िल्टर होकर मिल गया। मैं देखता हूँ यार न्यू किस लाइन पे है, ऐसी कोई लाइन है जहाँ पे मैंने न्यू यूज़ किया। तो यार यहाँ पे 3 लाइंस हैं जहाँ पे मैंने न्यू किया हुआ है। जिस भी मतलब ग्रेप के बाद आप जो भी वर्ड लिखेंगे वो जिस लाइन पर भी मौजूद है वो सारी की सारी लाइन आपको यहाँ पे आउटपुट पर फ़िल्टर करके नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अगर आप करते हैं वर्ड काउंट डैश एल करते हैं, WC डैश एल करते हैं, तो ये मुझे बता देगा कि यार इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं, ठीक है। WC और डैश एल रिप्रेजेंट करता है कि इस फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं। WC का मतलब है वर्ड काउंट, डैश एल का मतलब है कि यार लाइन कितनी लाइन है उनको गिनो। तो ये था ग्रेप से रिलेटेड और पाइप इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। तो और क्या है हमारे पास, और हमारे पास है कैसे हम कर सकते हैं जिप, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक फ़ाइल बनाऊँ डेटा के नाम से, एक जिप फाइल बनाऊँ डेटा के नाम से जिसके अंदर मेरे पास डेवऑप्स और ये न्यू फाइल वाली टेक्स्ट फाइल आ जाए, ठीक है। मैंने जैसे ही किया ये एग्जीक्यूट हो रही है, कोई टाइम लगेगा, जैसे ही बन जाती है कहते हैं यार ये ज़िप की कमांड, ज़िप आपके पास इंस्टॉल नहीं है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। और उसने साथ ही मुझे ये कमांड भी दे दी है, sudo apt install zip। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको रन करता हूँ कि यार इसको इंस्टॉल कर दो। तो ये अब इंस्टॉल हो रही है, कह रहे ज़िप अनज़िप ये दोनों इंस्टॉल होंगे। तो मैंने कहा ठीक है कर दो। तो मैं बस ज़िप इंस्टॉल हो चुकी है और अब मैं दोबारा ये कमांड रन करता हूँ। वो कह रहा है यार परमिशन डिनाइड आ रहा है, मुझे यहाँ पे sudo यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो कहता है कि यार ये वाली फ़ाइल और ये डायरेक्टरी आपकी ऐड हो चुकी है यहाँ पे और एक नई डायरेक्टरी बन चुकी है डेटा के नाम से, data.zip। तो data.zip के अंदर हमने इन दोनों फाइल्स को आर्काइव करके सेव कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे कि यार इनकी क्या यूजेज है, डिस्क यूजेज क्या है, du-h करोगे, ठीक है। तो मतलब यार ये अभी इतने कोई MBs या KBs का डेटा नहीं है,
मैं जाता हूँ, मैं ETC में जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके DU-H करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं, और उन फाइल्स की का जो साइज़ है वो यहाँ पे आ रहा है। ये फ़ाइल ये फ़ाइल डायरेक्टरी का साइज़ ये है, और इस टोटल डायरेक्टरी का साइज़ जो है वो 2 MBs है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सब का साइज़ जो है वो KBs के अंदर है। तो डिस्क यूजेज, करंट डिस्क यूजेज चेक करने का तरीका है DU-H। इसको आप जिस भी डायरेक्टरी में रन करेंगे, ये आप कमांड आपको आउटपुट देगी कि यार इस डायरेक्टरी में क्या स्ट्रक्चर है, इस डायरेक्टरी में इस डायरेक्टरी का साइज़ क्या है, ठीक है। और वैसे अगर आपने अपने पूरे सिस्टम का साइज़ देखना है, मतलब पूरी स्टोरेजेस वगैरह, तो उसके लिए कमांड है DF-H, ठीक है। ये आपको बताएगी कि यार आपके पूरे फाइल सिस्टम का साइज़ क्या है, ठीक है, कितनी यूज़ हो चुकी है, कितनी अवेलेबल है, और मतलब अगर आपकी कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस भी अटैच हैं और वो कहाँ पे माउंट हैं, तो वो भी आपको ये सब यहाँ पे बताएगा। तो इस हवाले से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था प्रोसेस का PS-AUX अगर मैं करता हूँ तो मुझे ये प्रोसेस दे रहा, ठीक है। अगर एट सम टाइम यहाँ पे अगर मेरे कोई लेट से कोई प्रोसेस चल रहे हैं और उनको अगर मैं किल करना चाहूँ, उनको मैं ख़त्म करना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगी उसकी प्रोसेस ID, ठीक है। मैं प्रोसेस ID पकड़ूँगा, ठीक है, मैं किल की कमांड डालूँगा, kill-9 लिखूँगा और उसका प्रोसेस ID डाल दूँगा तो वो किल हो जाएगा, ठीक है। तो sudo su जितनी दफ़ा भी मतलब वो एग्जीक्यूट हुआ था वो अब मेरे प्रोसेस से किल हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने प्रोसेसेस वगैरह को किल कर सकते हैं, ओके। एक और इम्पोर्टेंट कमांड है जो कि आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वो कमांड है फाइंड की कमांड, ठीक है। जैसे आप सर्च करते हो, जैसे कोई भी जगह पे जाके आप मतलब सर्च बार में आप अपनी किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का नाम लिखते हो, तो आप उसको सर्च करना शुरू कर देते हो। वो आपने की यूजुअली करंट या लाइक ग्लोबली सर्च करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो फाइंड की कमांड है हमारे पास लिनक्स के अंदर कोई भी चीज़, कोई फाइल डायरेक्टरी सर्च करने के लिए, ठीक है। आप फाइंड की कमांड लिखते हो, उसके बाद आप पाथ देते हो, ठीक है। पाथ देने के बाद आप फाइल का नाम लिखते हो, ठीक है, जिसको आप सर्च करना चाहते हो। अच्छा, मैं वापस अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ। मेरे पास कोड की डायरेक्टरी है और मैं चाहता हूँ कि यार इस डायरेक्टरी को कोड की डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास एक जिप फाइल है। CP की कमांड से मैं इस जिप फाइल को मूव करने लगा हूँ /temp में। /temp में हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स स्टोर होती है। मैंने इसे कॉपी कर दिया, /temp में गया और मेरे पास ये जिप फाइल मौजूद है। अब इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, अनजिप कैसे करना है, तो उसके लिए मेरे पास कमांड है अनजिप की। अनजिप लिखूँगा और आगे उस जिप फाइल का नाम, ठीक है। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया और वो एक्सट्रैक्ट होगी, उसके अंदर जो भी मैंने कंटेंट जिप किया था वो अनजिप हो चुका है, ठीक है। अब मैं जाके चलाना चाहता हूँ फाइंड की कमांड, ठीक है। फाइंड की कमांड में पाथ दे रहा हूँ यार रूट पे सर्च करो, ठीक है। अगर नेम हो उसका मैं चाहता हूँ नेम, फाइल का नेम देखो, आ,
फाइल का नेम होना चाहिए न्यू फाइल .txt। ये सर्च करो यार कहाँ कहाँ पर रूट के ऊपर मौजूद है। कहते यार आपने इसको सही तरह से यूज़ नहीं किया कमांड को, तो ये एरर है। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा डैश डाला है और मुझे 1 दफ़ा डैश यहाँ पे यूज़ करना था। ठीक है, अब यहाँ पर उसने सर्च करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे कुछ जगहों पे उससे परमिशन डिनाइड के एरर आ रहे हैं। वो कहता है कि यार मेरे पास परमिशन नहीं है कि मैं इस डायरेक्टरी के अंदर चेक कर सकूं। ठीक है, लेट्स से जिस डायरेक्टरी के अंदर नहीं चेक कर पा रहा, इसके अलावा देखते हैं इसको अगर दूसरी डायरेक्टरी में परमिशन मिलती है चेक करने की। ठीक है, बजाय यार इसको लंबा लेके जाने के, मैं इसकी भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। मैं ऐसे चाहता हूँ कि यार तुम सिर्फ /home डायरेक्टरी में सर्च करो कि यार कोई न्यू फाइल .txt नाम की कोई चीज़ मौजूद है। तो कहता हाँ मौजूद है, /home /ali के यूज़र के होम में एक डायरेक्टरी है कोड, वहाँ पर ये फ़ाइल मौजूद है। ओके, मैं कहता हूँ कि यार तुम इसको टेम्प में सर्च करो, क्या ये वहाँ पे मौजूद है। कहते जी मौजूद है। तो इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आप रूट पे सर्च करना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली यार ये टाइम लेने वाला है और इसको माइट भी परमिशन डिनाइड आ जाए कि इसके पास परमिशन नहीं है उस डायरेक्टरी में चेक करने की। ठीक है, हाँ अगर आप रूट से करोगे तो आपको हर जगह अलाउ करेगा। तो ये था सो फार कि आप अपनी सर्च कैसे कर सकते हैं। और एक तरीका, एक और चीज़, एक और मेथड जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है उस मेथड के अंदर भी हम लोग फाइल्स का, अगर बिग साइज़ की फ़ाइल है उसके लिए हम उसको कंप्रेस करने के लिए, आर्काइव करने के लिए हम जैसे जस्ट लाइक जिप यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास कमांड है एक मौजूद है टार की। ठीक है, तो उस टार की कमांड है, लिखूँगा टार cvf और जिस नाम की टार फाइल बनानी है उसका नाम लिखूँगा डाटा बैकअप .tar। ठीक है, और इस कंप्रेस आर्काइव फाइल में मैं क्या क्या ऐड करना चाहता हूँ, मैं डेवऑप्स ऐड करना चाहता हूँ, डेवऑप्स डायरेक्टरी ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं न्यू फाइल ऐड करना चाहता हूँ और मुझे कहता है परमिशन डिनाइड, सूडो यूज़ करता हूँ। तो कहता है यार ये सब मैंने कर दिया और इसके अंदर जो भी डायरेक्टरीज थी वो कर दी हैं आर्काइव, और आपकी .tar नाम की एक डायरेक्टरी भी बना दी। अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं मज़ीद ज़िप कर सकता हूँ, इसे मज़ीद इसका साइज़ रिड्यूस कर सकता हूँ ज़िप की कमांड से। जस्ट लाइक अगर मैं ऐसे करता हूँ डाटा बैकअप, ठीक है, .zip कर देता हूँ डाटा बैकअप .tar को। ठीक है, तो मेरे पास एक .tar .zip नाम की एक डायरेक्टरी आ गया, एक फ़ाइल आ गई है। इसे मैं मूव कर देता हूँ cp की कमांड से, लाइक इसे मूव कर देता हूँ mv की कमांड से कम्प्लीटली यहाँ से बैकअप .tar .zip, और इसको मैं मूव कर देता हूँ टेम की फाइल, टेम की डायरेक्टरी में। मैं cd टेम्प करता हूँ, टेम्प में मैं देखता हूँ मेरे पास
दूसरी डायरेक्टरीज भी मौजूद हैं और टार की डायरेक्टरी भी जो भी मैंने मूव की है, मैं दूसरी डायरेक्टरीज मूव करने वाला हूँ, ठीक है। मैं डेवऑप्स भी रिमूव करने वाला हूँ, मैं न्यू फाइल भी रिमूव करने वाला हूँ। हमें बस सिर्फ यहाँ पे डाटा बैकअप डॉट टार डॉट जिप मौजूद है, ठीक है। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, ठीक है। हमारे पास मोस्टली पैकेजेस डॉट टार में होते हैं, डॉट जिप में होते हैं, तो उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उसका तरीका है यार, सबसे पहले अगर जिप है तो मैं पहले इसको अनजिप करूँगा, ठीक है। ये अनजिप हो चुकी है, मेरे पास डॉट टार आ चुकी है, ठीक है। अब मैं टार की कमांड लिखूँगा .xvf, ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा, रन करूँगा, और मेरा सारा जो भी डेटा डॉट टार में सेव था वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मैं डेवऑप्स में भी देखता हूँ तो इसके अंदर भी जो भी डेटा था वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये था ऑल ओवर लाइक आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो, जस्ट लाइक बैकअप के लिए अपने मतलब लार्ज साइज़ डेटाबेस के डाटा को अगर आपने कंप्रेस करना है, उसका साइज़ कंप्रेस करना है, स्टोरेज आपने चाहते हैं कि उसकी यूजेज कम हो, तो पुराना डाटा को आप कंप्रेस कर सकते हो यहाँ पर। सो दैट्स इट सो फार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।